हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। फ्रेंड्स, ये आपका जो ऐसे का डिस्कशन है उसके रिगार्डिंग आपका ये वाला वीडियोस है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका जो पहला ऐसे एक दिया था हमने इंडिया के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था कि इंडिया का क्या रोल है आपके इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो आज का जो वर्तमान विश्व में जो परिवर्तन हो रही है उसमें भारत की क्या भूमिका है, इस पे आपका ऐसे था। और उस ऐसे को हम लोग सबसे पहले देखते हैं उसमें आप लिख क्या सकते थे। कई लोगों ने ट्राई किया है, इंट्रोडक्शन लिखे हैं, इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। ठीक है, कई लोगों के क्वेश्चन, जितने लोगों ने भी लिखा है तो बहुत पीछे, अशोक से उठाया है, कई लोगों ने अकबर से उठाया है। उतना पुराना विश्व की बात नहीं करनी थी। प्रेजेंट वर्ल्ड मतलब जो अभी आपने पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जो दशक में देखा है उस चीज़ के बारे में बात करना था। इवन 91 के बाद के जो 91 का रिफॉर्म हमने इंडिया में किया, और वर्ल्ड में भी देखोगे कोल्ड वॉर जब शीत युद्ध खत्म होता है उसके बाद से कौन है। ठीक है, तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप क्या लिख सकते थे। सबसे पहले कोई कोटेशन डाल सकते थे कि आज के विश्व में भारत की बारे में बहुत लोगों ने बोला है। एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छे कोटेशंस दिए हैं, उसको आप यूज़ कर सकते थे। साथ ही साथ अगर आज प्रेजेंट को लिख के भी आप जा सकते थे कि जहां पर हम देखते हैं कि भारत अभी क्या है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पीपीपी आपका परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स पे बन गई है। ठीक है, भारत के पूर्व इतिहास को देखते हुए हम बात कर सकते थे। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि स्विट्जरलैंड के जो माउंटेन्स है वहां पर मैसेज ऑफ पीस दिया गया था कि पूरा विश्व कोरोना वायरस में एक साथ है। वहां पर भारत का झंडे को लगाया गया कि भारत इसमें किस तरह से सबको हेल्प कर रहा है, अपना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह। तो इन सब परिप्रेक्ष्य को लेते हुए आप एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन भारत के परिप्रेक्ष्य में लिख सकते थे कि भारत अभी किस तरह से है इस प्रेजेंट वर्ल्ड में, और उसके थ्रू आप अपने ऐसे की ओपनिंग कर सकते थे। दूसरे तरीके से आप किस तरह से इंट्रोडक्शन ला सकते थे, आप विश्व परिदृश्य को समझा सकते थे, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट को कि वर्ल्ड कैसा है उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते थे। और उसमें आप सबसे पहले कहां से बात करते, पहले तो आप चालू करते विश्व युद्ध 2 से भी अगर देखते तो सीधा लिखना था कि विश्व युद्ध जब 2 हुआ था उसके बाद क्या चला था आपका कोल्ड वॉर, और शीत वॉर जैसे आपका खत्म होता है 91 पे, उसके बाद क्या हो रहा है यूनिपोलर वर्ल्ड, जहां पर हम लोग क्या देखते थे, अमेरिका एक सुपर पावर बन के इमर्ज के सामने आया। और आज के समय में अगर देखेंगे तो यही जो सुपर पावर अमेरिका है वो किस तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि आपका चाइना, आपका इंडिया और बहुत सारे जो क्षेत्रीय पावर हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आगे सामने आ रहे हैं और वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक दूसरे मोड में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इस तरह से आप ले जाकर उसको ला सकते थे कि हाँ प्रेजेंट वर्ल्ड क्या है वो समझा सकते थे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं ऐसे में तीसरा एक और ओपनिंग हो सकता था कि जो नया विश्व है उसको आप इस तरह से बता सकते हैं कि ये क्या है, एज ऑफ मशीन्स है, कि आप यहाँ क्या मशीन टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन बींग से ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल वर्ल्ड है। और ये क्या है आपका फास्ट मूविंग लाइफ स्टाइल, आपका क्या हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में हर चीज़ में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो ये तीनों में से लेकर आप किसी भी तरीके से अपने ऐसे को ओपन कर सकते थे, बजाय वो चीज़ को कि भारत का निर्माण वैसा है, शायद बहुत सारी बातें नहीं करनी है। सबसे बढ़िया तो यही होता कि न्यूज़ में जो पिछला दिखा गया मैटरहटन, जो आपका क्या है पर्वत है आपका स्विट्जरलैंड पे, उस पर जो भारत का झंडा फहराया गया, वो समझाता है कि भारत को आज के वर्तमान परिदृश्य में किस तरह की भूमिका निभाई जाती है और किस तरह से लोगों पूरी की पूरी कंट्री देखती है। वहां से आप स्टार्ट करते हुए आप लेकर जाते हैं कि भारत की ओर सबका किस तरह से निगाह, क्योंकि पहले से हम लोग क्या करते हैं, पीस और वर्ल्ड सिक्योरिटी की ऑर्डर को मेंटेन करने की बात कर रहे थे। जहां पर आज वर्ल्ड बदल रहा है तो भारत ने जो पुराने वैल्यूज और जो सब चीज को बना के रखे थे उसकी पहचान आज भारत को कहीं आगे ले जा रही है। वही हमारा जो विश्व गुरु का एक परिप्रेक्ष्य था, या सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर, आप दोनों में से किसी भी एंगल से अपनी ओपनिंग कर सकते थे, इंट्रोडक्शन कर सकते थे। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक कंप्लीट ऐसे नहीं, आपको 3-4 एंगल बता रहा हूं किस तरह से आप ऐसे की ओपनिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप बॉडी लिख सकते हैं, किस तरह से कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो आप ओपन यहां से कर सकते थे। उसके बाद आप क्या करते, पहले आप भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ लिख लेते, उसके बाद एक पैराग्राफ में आप क्या समझाते, आप अभी जो वर्तमान में जो वर्ल्ड बदल रहा है और बदलते हुए वर्ल्ड को किस तरह से लेकर जाना है, उसके लिए आप ये 5-6 चीजों को लेकर आगे 3-4 पैराग्राफ में बात कर सकते थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर बदलते हुए विश्व में और भारत को अगर समझना है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, भू राजनीति किस तरह से परिवर्तित हो रही। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर मतलब आपका जो 91 से जो यूनिपोलर चल रहा था, एक ही ध्रुव ही चल रहा था, जो जिसमें अमेरिका को हम सुपर पावर देख रहे थे, वो किस तरह से धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और चाइना कैसे किस तरह से अपना आगे आया, किस तरह से जो क्षेत्रीय कंट्रीज है जैसे कि जर्मनी है, ब्राजील है, जापान है, इनको आज के डेट में एक बड़ा डोमिनेंट फैक्टर माना जाता है। तो ये किस तरह से ऊपर सामने आए और भारत किस तरह से सामने आया। तो ये तीनों परिप्रेक्ष्य में लिखना था कि किस तरह से आपका ये जो आज का विश्व है वो किस तरह से बदल रहा है, कि अमेरिका जहां पर डिक्लाइन हो रहा है वहीं पर क्षेत्रीय पावर और ये सारी चीज बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा एंगल इसमें आप क्या कर सकते थे कि जो पहले का वर्ल्ड देखेंगे तो यूरोप और अमेरिका को देखते तो वो उनको रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था कि नहीं, वहां से जो दिख रहा है वो विकास है, उस तरह से विकास करना चाहिए ये सब। पर विकास की परिभाषा आज के डेट में बदल गई है और कहीं ना कहीं विकास का एक नया ध्रुव और एक नया क्षेत्र जो है आपका क्या बन गया है, एशिया बन गया है। और इसीलिए जो यूरोपियन
यूरोपियन नेशन और जो क्या बोलते थे वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते थे कंट्रोल कर रहा है इसको, उसी को आप हम नया नाम क्या दे रहे हैं 21वीं शताब्दी में, एशियन सेंचुरी। ये क्या है, एशिया का सेंचुरी है, जहां पर एशिया के दो बड़े पावर आपके चाइना और भारत इसको पूरा का पूरा विश्व को आगे लीड करके ले जाएंगे। तो अब अगर इन दो बड़े पावर लीड करके ले जाएंगे तो भारत किस तरह से चाइना के साथ रहते हुए या चाइना से कंपटीशन करते हुए इस पूरे के पूरे विश्व को संभालेगा, उस परिप्रेक्ष्य में आपको ऐसे लिखना था, ना कि जो आप लिख कर चले गए हैं। ठीक है, तो इस दो चीज हो सकता है। तीसरा और समझेंगे तो देखिए, अब जब से आपका यूनाइटेड नेशन बना था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और शीत युद्ध, तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार से देखेंगे तो युद्ध बहुत कम हो रहे थे। युद्ध को रोकने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, फिर भी थोड़े बहुत तो बीच बीच में होते हैं, लेकिन अभी रिसेंट पिछले 4-5 सालों में देखेंगे तो अनेक क्षेत्र पर, जैसे कि साउथ चाइना सी हो गया, चाहे वो आपका वेस्ट एशिया है, तो ये सारे एरिया में अभी फिर से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन बना हुआ है। ठीक है, चाहे वो ईरान का एंगल देख लो, ईरान अमेरिका लड़ रहे हैं, वहाँ पर सीरिया का देख ले सकते हैं आप लोग, साथ ही साथ आपका साउथ चाइना सी में चाइना और उसके नेबर्स में किस तरह से युद्ध हो रहा है। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य में आपका जैसे ऑयल प्राइस सडनली राइज हो जाता है, तो ये जो पूरा का पूरा जो सिचुएशन बन गया है टेंशन का, इस टेंशन को भारत किस तरह से नॉर्मल कर सकता है, क्योंकि भारत का देखो वहाँ ईरान से भी एक अच्छा रिलेशन है और वहीं आपका अमेरिका से भी एक अच्छा रिलेशन है। अगर साउथ चाइना सी में देखेंगे तो वहाँ पर वियतनाम, फिलीपींस, सबके साथ भारत का बहुत अच्छा क्या है, एक रिलेशन चल रहा है। तो किस तरह से भारत इन सारे के सारे रीजन पे रहते हुए, सबके साथ रहते हुए पूरे रोल प्ले करेगा, जहाँ पर वो क्या करेगा, जो ये पावर जो सेंटर चेंज हो रहा है उसको रिबैलेंस करेगा, मतलब उस पावर को बना के रखने के लिए, और खुद उस बीच में आकर पूरे के पूरे विश्व को एक तरह से लीड कर सकता है, वो आपका जियोपॉलिटिक्स एंगल होता। तीसरा, जियोपॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो दो सबसे बड़े जो लोग थे, खैर उनका नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ। तो एक थे आपके अल्फ्रेड महान थे, और एक आपके थे मैकेंडर। तो अल्फ्रेड महान ने कहा था कि वो शक्ति विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होगी जो जमीन के ऊपर क्या करेगी, रूल करेगी। और उन्होंने कि दूसरे ने क्या कहा था, मैकेंडर ने, वो कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग नेशन हो पाएगी जो क्या करेगी, समुद्र के लेन को कंट्रोल करेगी। और उसके थ्रू आज तक का जियोपॉलिटिक्स चल रहा था। तो अभी जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे वर्ल्ड को, तो अगर आपका सी लेन, जो समुद्र से जो भी रास्ता आ रहा है, क्योंकि आपका 90% ट्रेड सी से होता है, ठीक है, और दूसरा जो आपका लैंड रूट है, तो इन दोनों पे जो आपका बहुत अच्छा काम करेगा वो कंट्री बहुत आगे जाएगा। और इसको समझते हुए चाइना ने आपका क्या है, 2 प्रोजेक्ट चलाए आपके, ठीक है, एक था वन बेल्ट वन रोड, एक था मैरीटाइम सिल्क रूट। तो इंडिया को भी जब अपने इंडियन ओशंस को देखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेन है, यही इंडियन ओशन जो है कि आपका अंटार्कटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करता है। तो इन दोनों के दोनों एंगल को किस तरह से आपको क्या करना है, मैनेज करना है। इंडिया को क्या करना है, सेंट्रल एशिया में वो किस तरह से एक्सेस पाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है कि आपको जो, चाहे वो आपका क्या हो, लैंड के ऊपर रूल्स की बात हो, चाहे वो आपके समुद्र के ऊपर हो, तो यहाँ पर किस तरह से सबको बना के रखना है, कैसे एक वर्ल्ड ऑर्डर को बना के रखना है, किस तरह से अपने बगल के रिलेशंस को अच्छा करना है, और किस तरह से आपके बियॉन्ड, मतलब जो आपके नेबर्स कंट्री नहीं है उसके बियॉन्ड जो दूर की कंट्री है उनके साथ रिलेशन को कैसे लेकर चलना है, ताकि हमारे को लोग पहचान सकें, हमारी डाइवर्सिटी को पहचान सके, और इंडिया का कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक कंटेक्स्ट बन सके कि भारत यहाँ से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका कुछ जियोपॉलिटिक्स पे आप इस तरह से आप बात कर सकते थे। और इस सिनेरियो में जो इस तरह से वर्ल्ड डिस्टर्ब है, इसमें भारत कौन कौन सा रोल प्ले करेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ पावर है, भारत क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं जाकर एक रीबैलेंसिंग करेगा। ठीक है, तो और इसके बाद किस तरह से आपका आज का डेट का रिलेशन समझेंगे तो पहले क्या था, चाइना और आपका रशिया, इनमें बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं, इंडिया एंड रशिया बहुत क्लोज थे, पर अभी देखेंगे तो इंडिया यूएसओ की तरफ क्लोज होने लगा है और आपका चाइना रशिया की ओर क्लोज होने लगा है। तो ये सब चीज़ों को लिखते हुए, डायनेमिक को लेते हुए कि इंडिया को अपना ओल्ड रिलेशन चाहे रशिया से ना बिगाड़ते हुए चाइना और आपका अमेरिका, इन दोनों को लेकर किस तरह से चलना है, किस तरह से वो मैनेज करेगा। फिर आप बताएंगे कि एससीओ समिट है, वहाँ पर जाके इंडिया चाइना और दोनों से इंटरेक्ट करता है, 1-to-1 अपना चाइना से रिलेशन है, अमेरिका से हम कैसे कर रहे हैं। फिर का डिफेंस पॉलिसी में इवन ये भी लिख दिया गया है, जिसको पहले बोला जाता था एशिया पैसिफिक, अब क्या बोलते हैं, इंडो पैसिफिक। तो उसके डिफेंस पॉलिसी से पता चलता है कि भारत को कितना बड़ा एक रोल मिला हुआ है आपका, जब ये चीज़ बदल रहा है। क्योंकि अमेरिका को खुद पता है कि एशिया पैसिफिक बोलने से पहले क्या था, वो खुद उस पावर को हैंडल करता था सब कुछ, लेकिन इंडो पैसिफिक से वो कहीं ना कहीं इंडिया को क्या बोल रहा है कि जो आपका इंडियन ओशन रीजन है वो आप खुद संभालेंगे और हम उसमें आपका हेल्प करेंगे। तो ये सारे चीज़ों को समझते हुए आप जियोपॉलिटिक्स में आप बात कर सकते थे। अगर उसके बाद दूसरा आप देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो अगर इकोनॉमी में देखेंगे तो इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ते ही आ रहे होंगे बहुत पहले से कि ग्लोबलाइजेशन। इसके पहले क्या था, पूरा का पूरा वर्ल्ड आपका ट्रेड के लिए एक दूसरे से जुड़ गया था, ग्लोबलाइज ट्रेड था, फ्री ट्रेड, और हम WTO की बात करते थे। पर अब धीरे धीरे देखेंगे तो ये ग्लोबलाइजेशन किस में बदल चुका है, आपके प्रोटेक्शनिज्म में बदल चुका है, संरक्षणवाद आ चुका है, जहां पर अमेरिका क्या बोल रहा है कि नहीं, अब वर्ल्ड ऑर्डर से हमको मतलब नहीं, अमेरिका सिर्फ अमेरिका क्या है, अमेरिका इज फॉर अमेरिकन्स। ये आपका ट्रंप ने स्पीच दिया था और उसके कारण वो क्या जीते थे, इलेक्शन जीते थे। तो उस चीज़ों पर आप बात कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, चाइना अपने आप को एग्रेसिव, कुछ भी आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पॉलिसी लगा रहे हैं। अभी देखो फिर रिसेंटली क्या हुआ, दोनों के बीच ट्रेड वॉर होने लगा। तो ये क्या है कि पूरा का पूरा विश्व व्यापार को ना समझते हुए आपस में अपने व्यापारिक फायदे के लिए क्या कर दिया, ट्रेड वॉर हो चुका है।
का। साथ ही साथ जो आपका क्या था कि WTO को बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है WTO, ठीक है, ट्रेड में, लेकिन कहीं ना कहीं WTO को एक फ्री ट्रेड ऑर्डर से मानते हुए भी क्या कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय जो इतने भी कंट्रीज हैं वो अपना एक ट्रेड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्षेत्रीय समझौते बहुत सारे हैं, जैसे कि क्या है आपका RCEP है, TPP है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, पूरे की अर्थव्यवस्था जो एक ग्लोबलाइज थी वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, एक क्षेत्रीय वर्ग में टूट रही है, और एक एक कंट्री अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भारत इस परिप्रेक्ष्य में कैसे अपने आप को मैनेज करेगा, इकोनॉमी में इंडिया क्या कर सकता है, और साथ ही साथ अभी का तो एकदम प्रेजेंट में आपको डालना है कि कोरोना वायरस के बाद जो वर्ल्ड में इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट हो सकता है, किस तरह से आगे बढ़ेगा वो चीज़ें, ठीक है। तो अगर भारत को हम समझेंगे इकोनॉमिक्स में, तो ये चीज़ है कि भारत का हम लोग बात करेंगे कि हाँ, अभी प्रेजेंट में अगर रोल देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत पहले अपना डोमेस्टिक जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको रिड्यूस करे, और उसके लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पर हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की बात करेंगे कि उसमें हमने अपने आप को कम किया है और आपका क्या है, सुधार किया है। तो सुधार करने से क्या हो रहा है, धीरे धीरे बाकी कंट्रीज हमारी रेटिंग्स बढ़ाते हैं, ठीक है। FDI की बात करें तो भारत एक FDI का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन, प्रमुख डेस्टिनेशन है, उसको बनाए रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या है, निवेश आ सके। साथ ही साथ आप बाहर से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत की जनसंख्या और भारत का अगर आपका घरेलू मार्केट, आपका डोमेस्टिक मार्केट देखेंगे तो विश्व में सबसे बड़ा डोमेस्टिक मार्केट में है, ठीक है। तो इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट, अगर हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को ही बहुत अच्छा कर लें तो भी हमारी GDP कम से कम 2% ग्रो, और जितना अभी हमारा GDP है उसमें आप कम से कम 2 से 3% ग्रोथ तो ऐसी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने घरेलू उस चीज़ को किस तरह से ठीक करेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए स्किल्स किस तरह से भारत लाएगा अपने साथ, किस तरह से स्किल इंडिया प्रोग्राम से, किस तरह से आपका अलग अलग क्या हो कि स्ट्राइव स्कीम है, सारे के सारे स्कीम से किस तरह से हम इंप्रूव करेंगे अपनी इकोनॉमी को। इकोनॉमी में भी हमने रिसेंटली मनी पंप करने की बात की है, आपका बैंक का मर्जर हो रहा है, तो इससे क्या होगा, एक बड़ा बैंक बनेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की विश्वास जगेंगे। तो किस तरह से हम पूरा का पूरा अपने इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी, और जो आज हमारी इकोनॉमी है वो किस तरह से वर्ल्ड से कनेक्टेड है, हम कहाँ पर किस चीज़ के अच्छे एक्सपोर्टर हैं, किस चीज़ को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा ट्रेड सिनेरियो को समझते हुए आप इकोनॉमिक्स को लिख सकते थे कि इस इकोनॉमी में जहाँ पर भारत थर्ड अपना परचेसिंग पावर में आ गया और 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, उस अर्थव्यवस्था में अभी कितने ज़्यादा और पोटेंशियल है, और किस तरह से वो जो बाहर से जो कंपनीज हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, उसको और खींच के अपने भारत के अंदर लाया जा सकता है, और भारत क्या कर सकता है, अपना खुद का एक्सपोर्टिंग जोन्स और ये सब बना के किस तरह से अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा ग्रो करेगा, ताकि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में देखेंगे हमारी ना कि सिर्फ GDP, हमारी पहचान एक नई बने, और IMF और कोई भी बड़े एजेंसीज हो तो सबसे पहले क्या हो, इंडिया उसको रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसमें आप लोग लिखेंगे। तीसरा, अगर थर्ड चीज़ देखते हैं तो आपका समाज, सोशल की बात करते हैं तो समाज, अगेन अगर आज का प्रेजेंट वर्ल्ड देखेंगे तो समाज कहीं ना कहीं पर अगर आप देखते हैं तो एक क्या होगा, अगर इंटीग्रेशन की बात करें, जुड़ने की, तो जुड़ाव ज़्यादा हो चुका है पहले से भी, क्योंकि आप क्या है, सोशल मीडिया का एज है, तो सोशल मीडिया के एज में कोई किसी से भी कनेक्ट कर जा रहा है, आपका क्या है, बहुत तेज फ्लाइट सर्विसेज, ये सारी चीज़, तो हम कनेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पर हमारे जो पुराने वैल्यूज़ थे, ट्रेडिशनल वैल्यू थे, क्या था, जैसे जॉइंट फैमिली में एक साथ रहते थे पूरा बड़ा परिवार, अब लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में अकेले हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है वो अपना रह रहे हैं। तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं जो एक वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ डिक्लाइन हो रही हैं, और आपका क्या हो रहा है, इस तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो न्यूक्लियर फैमिली में आप अभी का अगर देखेंगे वुमेन्स के कंटेक्स्ट में, तो वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा रहा है, पोटेंशियल दिया जा रहा है, उनको एम्पावरमेंट किया गया है कि हाँ नहीं, वुमेन्स को और अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलता है हर एक चीज़ में। लेकिन वहीं पर अगर देखेंगे तो आपका क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है, पहले इतने क्राइम्स से अगर रिलेट करेंगे तो आज की डेट में क्राइम्स ज़्यादा हैं। तो ये सारे कंटेक्स्ट को देखते हुए समाज में भी किस तरह से परिवर्तन हुआ है, और सामाजिक परिवर्तन को किस तरह से ठीक किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। धर्म की बात कर सकते हैं अगर समाज के अंदर, तो धर्म में क्या देखेंगे कि जितने भी कंट्रीज के हिसाब से अगर देखेंगे तो अभी क्या है, धर्म से नहीं कंट्रीज मोस्टली किससे चलती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल के वैल्यू से, जो संविधान में जो लिखा हुआ है उस वैल्यू से चलती है। पर फिर भी संवैधानिक वैल्यू को हटाकर भी क्या है, कई कंट्रीज कैसे हैं जो थियोक्रेटिक हैं, जो कि रिलीजन पे चलते हैं, और इसी रिलीजन और जब कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई होती है तो बहुत सारे नए नए चीज़ें देखने को मिलते हैं। और यहीं कहीं से अगर देखेंगे तो अगर आतंकवाद भी देखते हैं तो यहीं कहीं से जन्मा था। और अगर भारत के अंदर भी देखेंगे जैसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मॉब लिंचिंग वगैरह, तो ये सारा का सारा क्या है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजन की एक लड़ाई है, जिसको आपको क्या करना है, किसी न किसी तरीके से ठीक करना है, ताकि एक कंप्लीट वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करके दे। तो समाज में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन में भारत किस तरह से चेंज करेगा, वर्ल्ड को किस तरह से समझा सकता है,
वर्ल्ड में भी अगर डिक्लाइन देखेंगे तो वर्ल्ड में भारत क्या कर रहा है, अगर वर्ल्ड में देखिए अलग अलग कंट्री इंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, तो भारत ने क्या किया, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो भारत का यहाँ पर सॉफ्ट पावर की बात करेंगे, जिसमें आपका क्या है कल्चरल कंट्रीब्यूशन। हम लोग क्या है, आपका बुद्धिज्म का जोन है, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड में देखेंगे तो मोस्टली मैक्सिमम कंट्री आपके बुद्धिस्ट कंट्री है, तो क्रिश्चियन के बाद आपका बुद्धिस्ट नेशन बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं एशिया में। तो आप क्या कर सकते हैं, बुद्धिस्ट एक टूरिज्म बनाकर या बुद्धिस्ट कनेक्टिविटी से आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशन दूसरे कंट्री से बना सकते हैं। दूसरा, भारत के लोग, अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें कि भारत के लोग क्या क्या है पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे फैले हुए, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कल्चर को, अपने चीज़ों को प्रमोट करते हुए अलग अलग कंट्री से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग को ही देखेंगे तो आज के डेट में अगर आयुर्वेदा साइंस की बात करें, योग की साइंस, आप ये देखो सबसे बड़ी बात है कि योग को क्या किया है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया है पूरे वर्ल्ड पे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक उत्थान के लिए भारत कौन सा रोल प्ले कर रहा है और किस तरह से पूरे वर्ल्ड को एक अपना एक सिविलाइज्ड कल्चर और एक क्या सकते हैं हम लोग एक इंडियन कल्चर देख सकते हैं। अभी कोरोना पे देखिए कितना अच्छा मैसेज आ रहा था कि नहीं, अब क्या करना है, हाथ नहीं मिलाना है, आपको क्या करना है, नमस्ते करना है। तो ये क्या है, इंडियन कल्चर का एक कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन था कि आप नमस्ते करते थे, तो उस चीज़ को क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। और इसी तरह यही है भारत का रोल, जहाँ पर वो ना सिर्फ जियो पॉलिटिक्स में मैनेज करेगा वर्ल्ड को, ना सिर्फ इकोनॉमिक्स में करेगा, वो क्या करेगा, एक सामाजिक उदाहरण देकर भी समाज को भी क्या करेगा, ठीक करेगा। बहुत सारे लोग हैं, भगवतिज्म अगर बात करते हैं, कृष्णा कल्ट, ठीक है, जो इस्कॉन मूवमेंट है, तो वो सबके सब उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। आज वर्ल्ड में इस्कॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, पर उद्या का किसका है, भारत का। तो ये सारे के सारे एंगल्स को लेते हुए आप क्या करते हैं, सामाजिक परिवेश में भी आप बात कर सकते थे। इसी के साथ साथ अगर अपन एनवायरनमेंट की बात करें, जो आज के पर्यावरण को देखें, तो पर्यावरण में देखिए आज के डेट में तो सीधा सीधा एक ही लाइन चलता है, जलवायु परिवर्तन, पॉल्यूशन। तो हाँ, ये सारे चीज़ के बारे में बताएंगे कि पहले से ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, ये सारा चीज़ हो चुका है, और इसके लिए भारत ने क्या काम किया है, आज भारत का रोल क्या प्ले कर रहा है। तो इसमें आप पहले तो एग्जाम्पल डाल सकते थे कि हाँ, पर्यावरण को इसको देखते हुए भारत ने समझा, और आपका 93 से जब से आपका क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जब UNFCCC के समिट्स हो रहे थे वहाँ से वो जुड़ा। इस साल का देखेंगे UNCCD का मीट जो है वो भारत के अंदर हुआ। साथ ही साथ देखेंगे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, विश्व में जो सबसे बड़ा आपका सोलर का अलायंस बनाया गया, उसको भी किसने बनवाया, भारत ने ही। उसका सिर्फ क्या था, हेडक्वार्टर इवन आपका कहाँ है, गुरुग्राम में। तो क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी चेंज आ रहे हैं उसको किस तरह से टैकल करना है, आपके जितने डिजास्टर्स बन रहे हैं, अभी क्या है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता है तो बहुत सारे डिजास्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, पहले क्लाउड बस्ट नहीं सुनेंगे, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसको किस तरह से भारत मैनेज करने के लिए कैसे कंट्रियों से जुड़ रहा है, किस किस कंट्रियों की हेल्प कर रहा है। हम रमसार साइट्स कन्वेंशंस में गए हैं, वहाँ पर हम किस तरह से अपने एनिमल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हम लोग सिस्मिक मैपिंग, मतलब आपका जो सुनामी मैपिंग वगैरह के लिए वो हम लोग करते हैं, पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन से लेकर इंडियन ओशन, वहाँ सारे कंट्रियों से जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से क्लाइमेट चेंज, उससे इम्पैक्ट जो हो रहा है उसको ठीक करने के लिए भारत कहाँ कहाँ पर एंगल प्ले कर रहा है। और एक अलग से आपका टॉपिक में बन सकता है आपका टेररिज्म, जहाँ पर आप देखिए, आप मशीन एज वो सब में भी आप जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में किस तरह से पूरा का पूरा, पहले टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, तो किस तरह से टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से विश्व में नए नए चीज़ों के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों के लिए आगे मूव कर रहे हैं, और इसमें भारत कहीं पीछे ना रह जाए। तो उसके लिए भारत वहाँ पर क्या रोल प्ले करना चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आएगी कि इंडिया का ऑलरेडी अगर सर्विस सेक्टर देखेंगे, IT इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, नॉलेज बेस देखेंगे, तो वो सबसे क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर हर चीज़ को अडेप्ट करते हुए एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टिव एग्जाम्पल सबके सामने सेट कर सकता है। हम क्या है, फार्मास्यूटिकल हब ऑफ द वर्ल्ड है। आज देखो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डिमांड पड़ी तो सबसे ज़्यादा भारत से ही डिमांड है, क्योंकि 20% आपका ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, भारत करता है। तो यहाँ पर भी हम टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके जेनरिक ड्रग्स पूरे के पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर सकते हैं। तो धीरे धीरे किस तरह से हम हर एक प्रॉब्लम पे, जितने आज वर्ल्ड पे प्रॉब्लम्स हैं, जितना वर्ल्ड का डायनेमिक चेंज हो रहा है, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए भारत किस तरह से आगे बढ़ेगा। एक एंगल को पकड़ के आंसर नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, अपने एसेस को डायमेंशंस देने हैं, अपने ऐसे को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, और एक एक चीज़ को आपको क्या करना है, बार बार हर एक एंगल को एड्रेस करते हुए आपका ऐसे लिखा जाता है। इस तरह से नहीं लिखना है कि एक एंगल पे पूरा ऐसे लिख दिया और बाकी को कॉमा कॉमा करके एग्जाम्पल कर दिया, ऐसे नहीं लिखा जाता। मेक श्योर आप इस तरह से जाएं, ठीक है। टेररिज्म पे बात करेंगे तो टेररिज्म भी आज देखेंगे, आज के डेट में अगर वैश्विक आतंकवाद को देखेंगे तो उसका भी ये क्या बोलते हैं, पूरा स्वरूप बदल चुका है। पहले आतंकवाद में एक अलग से होता था कि हाँ पता है कि वो ग्रुप है, उसने अटैक करना है, पर अभी क्या है, लोन वोल्फ अटैक, मतलब एक आदमी अकेला या दो आदमी मिलकर कंट्री के अंदर घुस जाते हैं और वो सीधा क्या करते हैं, बंदूक चलाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोन वोल्फ अटैक्स हो रहे हैं। साथ में क्या है, साइबर क्राइम आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बड़ा हो गया है कि क्या करते हैं, पूरा का पूरा साइबर सिस्टम को डाउन करते हैं, रैंसम मांगते हैं, मतलब आपसे फिरौती की रकम मांगते हैं, तब जाकर आपका वेबसाइट को वापस खोलते हैं। तो इस तरह के जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, टेररिज्म जो चेंज हो गया है, इसको किस तरह से टैकल करेगा भारत। डेटा लोकलाइजेशन की बात करता है भारत, की डेटा हमारे यहाँ आना चाहिए कि उसको कोई ले ना पाए। इंडिया बोल रहा है क्या, विश्व पटल पर सबसे पहला कंट्री जो UNGA में जाके रखा है कि टेररिज्म पे ऊपर भी हम लोग को क्या करना चाहिए,
चाहिए, एक एग्रीमेंट करना चाहिए, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वैश्विक आतंकवाद से लड़ाई करेंगे। साथ ही साथ आतंकवाद पे भारत ने क्या करना है, अपने बॉर्डर सिक्योरिटीज़ को किस तरह से इंप्रूव करना है, अपने तरह से जितने भी चीज़ों को रोक रहे हैं उस चीज़ को विश्व में कैसे प्रेजेंट करना है। ऑलरेडी हमारे पास सेटेड एग्जाम्पल है जहाँ पर हम लोग पहले इस चीज़ों को ठीक किए, तो वहाँ पर किस किस कंट्री से हमको हेल्प मिल रहा है। तो ये सारे के सारे एंगल को लेते हुए आप आतंकवाद पे भी चर्चा कर सकते थे, और उसके रिलेटेड भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल खोज सकते थे। ठीक है, तो इन सारे डायमेंशंस को लेकर आप ऐसे लिखिए, ना कि सिर्फ एक लाइन पे ऐसे लिखिए। ठीक है, और उसके बाद आप प्रॉपर इन सब को लेते हुए प्रॉपर कंक्लूजन कर सकते हैं कि हाँ, अगर यही चीज़ हो रहा है। आप देखो, सतत विकास की बात कर सकते हैं, जब हम लोग एनवायरमेंट और सब की बात कर रहे थे कि सतत विकास का जो स्वप्न देख रहे थे, तो उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आने वाला 21वीं शताब्दी, जहाँ पर एशियन सेंचुरी की बात करते हैं, तो वहाँ पर एशिया क्या, आपके पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करने के लिए एशिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन जो भारत है वो सबसे आगे खड़ा रहेगा। तो इस तरह से ले जाकर आप पूरे ऐसे को अलग अलग डायमेंशंस में ले जाकर इसको लिख सकते थे। ठीक है, तो एक बार ट्राई करेंगे इस तरह से जाने का इस ऐसे पे। बहुत लोग स्टार्ट ठीक किए थे पर भटक गए थे ऐसे से, तो इसलिए ये ऐसे सबसे ज़्यादा डायनेमिक था, उसको देख रहे थे। बाकी की जो 3 एसेज हैं उसके हम लोग जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसका एक पीडीएफ बनाकर आपके पास डाल देंगे, क्योंकि सब ऐसे को डिस्कस करेंगे तो 2 घंटे से ऊपर लग जाएगा। तो क्या करेंगे, उसका एक पीडीएफ बना के हमारे टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है उसमें पोस्ट कर देंगे 1-2 दिन के अंदर, तो आप वहाँ से